बच्चों नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास जो आता है वो आता है राइबोसोम्स का। ठीक है, अब राइबोसोम्स क्या होते हैं, राइबोसोम्स को डिटेल्स में देखते हैं। पहले भी आपने इनका बहुत नाम सुना हुआ है, तो अब इनको देखते हैं। ये बहुत ही मजे का टॉपिक है राइबोसोम्स का। राइबोसोम की सबसे पहले आप डायग्राम पे फोकस करें तो आपके पास इनकी जो डायग्राम आती है वो कुछ इस टाइप की आती है, जिसमें एक जो है आपके पास लार्ज सब यूनिट होता है और एक जो है वो स्मॉल सब यूनिट होता है। ठीक है, दो सब यूनिट्स होते हैं जो कि मिलके एक राइबोसोम बना रहे होते हैं। ठीक है, ये इसकी डायग्राम है आपके पास। किसकी डायग्राम है? ये राइबोसोम की डायग्राम है। इसमें एक जो है लार्ज सब यूनिट होता है, ठीक है, और एक जो है आपके पास स्मॉलर सब यूनिट होता है। ठीक है, अब ये जो है ना, ये दोनों मिलके राइबोसोम को बनाते होते हैं, और ये जब मिल जाते हैं दोनों, उसके बाद जो है इसका फंक्शन स्टार्ट हो जाता होता है। ठीक है बच्चों, अब ये जो राइबोसोम है ना बच्चों, इसके अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो इसके पास कोई मेम्ब्रेन नहीं होती, इसके ऊपर कोई भी मेम्ब्रेन नहीं होती। ठीक है, ये नॉट मेम्ब्रेन ऑर्गेनेली है, मतलब इसके पास मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती। हर ऑर्गेनेली जो हमारी बॉडी में प्रेजेंट है ना, उसके पास मेम्ब्रेन होती है। कुछ ऑर्गेनेलीज ऐसी हैं जिनके पास नहीं होती, और कुछ ऐसी हैं जिनके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। जब डबल मेम्ब्रेन वाली ऑर्गेनेली जो है, हम उनमें से कोई भी पढ़ेंगे तो मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी ऐसी ऑर्गेनेली है जिसके पास डबल मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो बाकी जो है सिंगल मेम्ब्रेन है, और ये भी मैं आपको बाद में डिटेल में बता दूंगा कि कौन सी ऑर्गेनेली है जिसके पास मेम्ब्रेन नहीं होती। पहली तो हमारे पास आ गई राइबोसोम। ठीक हो गया बच्चों। अब ये जो राइबोसोम है ना, इसका जब लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट मिलते हैं तो ये दोनों जो है मिलके फंक्शन करते हैं। अब ये प्रेजेंट कहाँ होती है? ये प्रेजेंट होती है बच्चों दो जगह पर। ठीक है, इसकी जो लोकेशन है, एक तो ये कई ऑर्गेनेलीज के साथ अटैच होती है, जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि ये RER से अटैच हुई हुई होती है। ठीक है, और दूसरा जो है ये फ्रीली डिस्पर्स्ड भी होती हैं, मतलब कि ये फ्रीली साइटोप्लाज्म में घूम रही हों, डिस्पर्स्ड इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो फ्रीली डिस्पर्स्ड भी होती हैं और RER के साथ भी अटैच्ड होती हैं। अब ये जो फ्रीली डिस्पर्स्ड होती हैं वो कौन सी प्रोटीन बनाती हैं, और जो RER के साथ अटैच होती हैं वो कौन सी प्रोटीन बनाती हैं? फंक्शन जो है बच्चों इसका क्या है? फंक्शन आप पहले भी इसका सुन चुके हैं, फंक्शन इसका है प्रोटीन बनाना। फंक्शन है राइबोसोम का क्या? प्रोटीन फंक्शन है बच्चों इसका प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है, इसने करना क्या है? इसने प्रोटीन बनानी। अब ये बनाता कैसे है, मैं इसका थोड़ा सा ओवरव्यू आपको भी दूंगा। बाकी ओवरव्यू या फिर डिटेल्स जो है ना, वो मैं आपको कब दूंगा? कि जब हम पढ़ेंगे DNA को। DNA जब पढ़ेंगे और RNA जब पढ़ेंगे तो उसमें हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन का प्रोसेस पढ़ेंगे, जिसमें कंप्लीट डिटेल है प्रोटीन बनाने की आपके लेवल पर। ठीक है, तो अभी के लिए मैं आपको कुछ डिटेल बताता हूँ, फिर दोबारा से जब हम रिपीट करेंगे तो आपको ये पक्का हो जाएगा। तो आपके पास जो लार्जर सब यूनिट है और स्मॉलर सब यूनिट है, ये दोनों मिलते हैं। अब ये लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट जो है, जो कि हमारे पास राइबोसोम जिसको हम कह रहे हैं, ये बना हुआ किससे होता है? तो बच्चों इसमें दो चीजें होती हैं राइबोसोम में। राइबोसोम कंटेंट ठीक है, दो चीजें होती हैं। कौन कौन सी चीजें होती हैं? एक होती है बच्चों इनके पास प्रोटीन, ये प्रोटीन से बने हुए होते हैं, और दूसरी होते हैं इनके पास राइबोसोमल RNA। ठीक है, या फिर जिसे हम बोलते हैं rRNA। ठीक है, अब यहाँ पर जो चीज़ें इन्वॉल्व होंगी बच्चों, अभी जो मैं आपको प्रोसेस बताने लगा हूँ उसमें तीन चीज़ें इन्वॉल्व होंगी। बस आप सुनते जाइएगा, अगर दिमाग में ना जाए तो जोर ना लगाइएगा, आपको फिर से दोबारा से मैं ट्रांसलेशन में समझाऊंगा। तो आपके पास तीन चीज़ें इन्वॉल्व हैं इसके अंदर। फर्स्ट आता है आपके पास DNA। ठीक है, DNA का काम मैं आपको बताता हूँ, फिर मैं आपको बताऊंगा दूसरी चीज़ RNA। ठीक है, जिसमें हम RNA की टाइप्स डिस्कस करेंगे। एंड थर्ड चीज़ आपके पास आती है राइबोसोम। ठीक है, ये तीनों चीज़ें आज के दिन में हमारे पास मिलेंगी, और मिल के हमारे पास ये क्या करेंगे? अपना फंक्शन परफॉर्म करके हमको प्रोटीन बना के देंगे। ठीक है, अब ये जो प्रोटीन बनाते हैं बच्चों, अब ये कौन कौन सी प्रोटीन बनाते हैं? तो ये जो RER वाले होते हैं, ये वो प्रोटीन्स बनाते हैं जो सिक्रीशंस होती हैं, जो हार्मोन्स होते हैं, जो भी बाहर यूज करनी होती है सेल से बाहर। ठीक है, सेल से बाहर चाहिए होती है। और ये जो डिस्पर्स वाले होते हैं, ये वो प्रोटीन्स बनाते हैं कि जो सेल के अंदर इस्तेमाल करनी होती है, क्योंकि सेल का जो ड्राई वेट होता है बच्चों, सेल जो है ना, आपको पता है कि 90% तो उसमें वाटर होता है, लेकिन उसका जो ड्राई वेट है ना, उसमें 50% प्रोटीन होती है। ठीक है, किस में होती है? सेल के ड्राई वेट में।
50% प्रोटीन सेल के ड्राई वेट में प्रेजेंट होती है। तो प्रोटीन हमारे पास एक बड़े पैमाने पे हमें चाहिए होती है, हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होती है। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे नेल्स हो गए, हमारे हेयर्स हो गए, ये सारे प्रोटीन से बने हुए, ठीक है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा प्रोटीन हमें चाहिए होती है। सबसे पहले हम शुरू करते हैं डीएनए का रोल। डीएनए आपको पता है कहाँ प्रेजेंट होता है, सारा का सारा न्यूक्लियस में प्रेजेंट होता है। तो ये रहा हमारे पास न्यूक्लियस और ये है इसके अंदर डीएनए, ठीक है। अब ये डीएनए जो है ना, यहाँ इसके पास बच्चों आएगा मैसेंजर आरएनए, ठीक है। आरएनए की 3 टाइप्स है, मैं फिर से बता दूं कौन कौन सी, mRNA, tRNA और थर्ड आती है हमारे पास rRNA। rRNA मैं अभी बता चुका हूं आपको, जिससे ये राइबोसोम बना हुआ है, ठीक है। इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, rRNA प्लस प्रोटीन, ठीक है। ये 2 चीज़ों से बना हुआ है। दूसरी चीज़ आती है आपके पास ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इसका रोल क्या है बच्चों, ये मैं अभी आपको बताता हूँ। और मैसेंजर आरएनए, अभी इसका रोल देखते हैं। ये जो मैसेंजर आरएनए होता है ये आता है इसके पास, ठीक है। किसके पास आ रहा है, न्यूक्लियस के पास, जो क्या है न्यूक्लियस के अंदर डीएनए। ये मैसेंजर आरएनए आता है न्यूक्लियस के पास, डीएनए के पास, और डीएनए से क्या करता है, कोडिंग कॉपी करता है। आपको पता है डीएनए में कोडिंग प्रेजेंट है, जेनेटिक कोडिंग जो होती है हमारी, जिसने हमारी डिटेल्स देनी होती है कि ये काम ये ऐसे ऐसे होना चाहिए, ठीक है। तो जेनेटिक कोडिंग प्रेजेंट होती है हमारे किस में, डीएनए में। डीएनए में जीन प्रेजेंट होता है, जीएनए में हमारी कोडिंग होती है। अब कोडिंग जो होती है उससे क्या होता है, मैसेंजर आरएनए उस कोडिंग को कॉपी करता है। इसने कॉपी कर लिया, ठीक है। ये आया यहाँ पर, इसने डीएनए के पास, इसने कोडिंग कॉपी की डीएनए से। अब ये कॉपी करने के बाद क्या करेगा, ये कॉपी करने के बाद चला गया राइबोसोम के पास, ठीक है। अब ये जब बाहर निकला न्यूक्लियस के अंदर से, इसने डीएनए से कॉपी की, और न्यूक्लियस के अंदर से ये फिर बाहर आएगा कहाँ पर, जो कि साइटोप्लाज्म में, उसमें आ जाएगा। ये मैसेंजर आरएनए अंदर से लेके कॉपी साइटोप्लाज्म में आया, साइटोप्लाज्म में इसके पास ये राइबोसोम इसके ऊपर अटैच हुए, ठीक है। ये जब राइबोसोम के पास आया, राइबोसोम इस पे अटैच हुए, उसके बाद आता है रोल ट्रांसफर आरएनए का। राइबोसोम ने इसे रीड किया, इसको रीड किया, राइबोसोम ने बताया कि ये कोडिंग है इसके पास, ये प्रोटीन चाहिए। अब प्रोटीन बच्चों, आपको मैं जब प्रोटीन वाला टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि प्रोटीन बनती है अमाइनो एसिड से, ठीक है। किससे बनती है प्रोटीन, ये बनती है अमाइनो एसिड से, ठीक है। इसका बेसिक यूनिट है अमाइनो एसिड। ज्यादा सारे अमाइनो एसिड जुड़ते हैं, डिफरेंट टाइप्स के जुड़ेंगे तो डिफरेंट प्रोटीन्स बनेंगे। तो ये अमाइनो एसिड बताते हैं कि यहाँ पर कौन सी प्रोटीन बन रही है। अब क्या होता है, ये अमाइनो एसिड एक एक करके आते हैं, ठीक है। इनकी चेन होती है, प्रोटीन एक अमाइनो एसिड की लंबी चेन होती है। तो ये एक एक अमाइनो एसिड आ रहा होता है, और इनको ला रहा कौन होता है पता, ट्रांसफर आरएनए। ये क्या करता है, ये अमाइनो एसिड है कोई भी, समझ जाए ए लिखा हुआ है, इसको पकड़ेगा ट्रांसफर आरएनए, और पकड़ के इसको लेकर आएगा कहाँ, राइबोसोम के पास। ये राइबोसोम के पास लाया, इसने यहाँ पर ऐसे अपना जो है वो कोडिंग लगाई हुई है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ से जो है वो ट्रांसफर आरएनए आ रहे हैं, क्या लेकर, अमाइनो एसिड लेकर, ठीक है। अब ये अमाइनो एसिड जो है ये आएंगे यहाँ पर, एक एक करके अटैच होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर अटैच होते जाएंगे ये, और ये प्रोटीन बनती जाएगी। ऐसे अमाइनो एसिड एक दूसरे से जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, जुड़ते रहेंगे, और प्रोटीन बनती रहेगी, और ऐसे करके हमारे पास प्रोटीन तैयार होती है। बच्चों ये था राइबोसोम का फंक्शन आपके पास, ठीक है। अब यही फंक्शन आपको दोबारा मोस्ट क्लियर हो जाएगा जब हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे ट्रांसलेशन और ट्रांसक्रिप्शन को, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन बेसिकली वही टॉपिक है जिसमें हम प्रोटीन सिंथेसिस को 2 स्टेप्स में पढ़ते हैं, ठीक है। तो अभी के लिए आप लोगों के लिए इतना काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये मुश्किल लग रहा हो तो आप खाली जो है राइबोसोम के फंक्शन तक भी रह सकते हैं, ठीक है। और इसकी जो आपके पास इसकी कंपोजिशन है उस तक रह सकते हैं। अगर आपको आगे समझ आ रहा है तो समझे, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आपको मैं फिर से दोबारा समझा दूंगा, ठीक हो गया बच्चों। और यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना भूल गया कि ये जो राइबोसोम है ना बच्चों, ये दोनों प्रोकैरियोट्स में भी और यूकैरियोट्स दोनों में प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसकी प्रेजेंस जो है present in prokaryotes and eukaryotes, ठीक है। प्रोकैरियोट्स यूकैरियोट्स में दोनों में प्रेजेंट होता है। और इसमें फ़र्क क्या होता है इन दोनों के राइबोसोम में, कि इनके पास जो होता है वो 70S का होता है, इनके पास जो होता है वो 80S का होता है। बच्चों ये 80S और 70S, ये उसको बेसिकली मेजरमेंट उसकी जो कर रहे हैं हम, वो एक यूनिट होता है जिसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग, ठीक है। ये यूनिट है हमारे पास कौन सा, एस जो है इसको हम कहते हैं स्वेडबर्ग। स्वेडबर्ग में हम क्या कर रहे हैं, उनकी
मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये 80s और 70s, मतलब कि हमारा जो यूकैरियोट्स का होता है वो क्या होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है किससे, प्रोकैरियोट्स वाले से। ठीक हो गया, आपके लिए इतनी डिटेल्स काफ़ी है। आपकी बुक में वैसे इसका जिक्र नहीं किया हुआ, लेकिन आप लोगों के लिए एडिशनल नॉलेजेबल चीज़ है। तो बच्चों आपका टॉपिक जो था राइबोसोम का यहीं तक था। नेक्स्ट ऑर्गेनेली पे हम मूव करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। मुझे इजाज़त दीजिए बच्चों, अल्लाह हाफिज़। कोई भी क्वेश्चन हो तो लाजमी पूछिएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कोई भी कन्फ्यूजन दिमाग में ना रखा करें, जैसे ही कन्फ्यूजन आए पहले लेक्चर रोकें, क्वेश्चन करें, फिर से लेक्चर पे आ जाएं और कंटिन्यू करें, ठीक है बच्चों। और मेहनत करें, जैसे कि अभी रिजल्ट आए हैं लेटेस्ट मैट्रिक और 9th के, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट भी थे और काफ़ी डिसअपॉइंटेड भी थे, दोनों चीज़ें होती रहती हैं। तो आप लोग मेहनत करें। अभी हमारा 9th क्लास का चल रहा है, मैं साथ जो है इंशाल्लाह मैट्रिक का और फर्स्ट ईयर का भी कंटिन्यू करने की कोशिश करूँगा।